हेलो एंड वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी 2 दिन पहले हमारा पोल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम गया है। अभी जो है वो हिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम रह रहा है, उसके बाद साइकोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम रह रहा है। ये बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में जब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनानी चाहिए, सिलेबस की वीडियो बनानी चाहिए, मैप की वीडियो बनानी चाहिए, और आप ये वाली वीडियो लेकर आ गए और आप कह रहे हो कि ये वाली वीडियो जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल, ये वाली वीडियो जो है वो एक्चुअल में आपके बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे करियर को हिला के रख देगी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। ओके, देखो, जो भी बच्चे ये वीडियो, और मैं बता दूँ जानबूझ के मैंने वीडियो जो है वो बिल्कुल बीच में डाली है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डालता तो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि कितना आप ये वीडियो देखने वाले थे। बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ही साइड हो जाती पढ़ाई की सारी चीज़ें, तो इसलिए बिल्कुल बीचों बीच ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। सुनना मेरी बात। देखो, ये वीडियो जो है वही देख रहा होगा जो आर्ट्स जिसने ले रखी है। ठीक है, इक्का दुक्का शायद कोई ऐसा बंदा होगा जिसने आर्ट्स लेने की सोच रहा होगा, नाइन्थ टेंथ टेंथ का पेपर दिया होकर सोच रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे वही देख रहे होंगे जिनके पास आर्ट्स है, और खासकर वो जिनकी ट्वेल्थ जो है वो अब कंप्लीट होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद वो जो है वो कॉलेज में जाएगा या गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देगा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग एस्पिरेशन, कोई बोलता है मैं रेलवे में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है सर कांस्टेबल बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा, एएसआई, यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, सर सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, सर बैंक में जॉब करूंगा। ठीक है, सर मैं जुडिशियल सिस्टम में जाना चाहता हूँ, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होगी। ठीक है, अब जो मैं दिखाना चाहता हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। अब है ना, मैं आपको सिलेबस दिखाना चाह रहा हूँ। ये है ना सी टेट का सिलेबस है। सी टेट आपको पता ही है। बेसिकली आपको अगर टीचर बनना है तो आपको बीएड लेनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो आपको एक सी टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, 2 पेपर होते हैं वो देने पड़ते हैं, उसका सिलेबस है। ये जो है वो आपका आरआरबी रेलवे का सिलेबस है, देख सकते हो। वैसे तो रेलवे में बहुत अलग अलग पोस्ट होती है, बट ये जनरल सिलेबस है। ठीक है, ग्रुप डी का बता रहा हूँ मैं, जो ट्वेल्थ के बाद आप भर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है वो यूपीएससी का सिलेबस है। सिलेबस जनरल स्टडी 2 पेपर 1 पेपर 2 होता है, ये उसका सिलेबस है। ओके, हाँ, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा ढंग से। और ये जो है वो आपका किसका सिलेबस है, बैंक का सिलेबस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्ट्स वाला बच्चा बैंक में जॉब नहीं कर सकता, कर सकता है, और ये उसका सिलेबस है। ठीक है, और ये इंडियन आर्मी का सिलेबस है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो अग्निवीर स्कीम है उसका सिलेबस है ये, और ये सिलेबस है। अब पता है इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इस सब में कॉमन है जी मैथ्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, वैसे ये बात मैंने उन बच्चों को पहले ही बताई थी, जो इस बार भी मैंने बच्चों को बताई है बात, कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आर्ट्स लेने के बाद जो भी आप ट्वेल्थ के बाद आपको कभी भी मैथ्स नहीं उठानी पड़ेगी। उठानी पड़ेगी। और आप सोच रहे हो सर क्या लेवल होगा, मैं दिखा देता हूँ। पहले तो मैथ्स में ये नंबर सिस्टम, सॉल्विंग, सिंपल इक्वेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, पैटर्न, टाइम मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें। आरआरबी का पेपर है, इसका सिलेबस अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपका मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जियोमेट्री, टिक्नोमेट्री, पाइप एंड वगैरह वगैरह, और ये बोर्ड मास वगैरह। बच्चों को तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म भी बतानी याद होगी नहीं होगी। एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म आर्ट्स वाले बच्चों को जो है वो याद होगी नहीं होगी, इन दोनों में डिफरेंस याद होगा नहीं होगा। ये यूपीएससी का सिलेबस है, इसमें लिखा हुआ है 10th तक की मैथ्स आती है, बट 10th अभी है ना, सच बता रहा हूँ, आपकी मैथ्स का लेवल 6th क्लास का भी नहीं है। मैं जो बात है देखो फैक्ट बता रहा हूँ, बुरा मानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये बात है। ठीक है, 2 साल हो गए मैथ्स की आपने बुक नहीं उठाई, और आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि हमारी मैथ्स कितनी अच्छी है इस टाइम, है ना। ये बैंक का सिलेबस है। बैंक का सिलेबस तो आप मैथ्स का देखोगे तो टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस शायद अभी आप ना बता पाओ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ये जो है वो हमारा उसका सिलेबस है ना, इंडियन आर्मी का सिलेबस है। इसका सिलेबस देखोगे मैथ्स का तो इसमें भी मैंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की सारी चीज़ें। पता है ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही अब हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, साइंस वाला बच्चा क्या करेगा कि जब सीयूटी वगैरह में, अभी देखो वैसे मैं आपके लिए वीडियो ही बना रहा था, बट मेरे को लगा कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो रोक के आपके लिए फिर ये वाली वीडियो बनाई है। तो अब कॉमर्स वाला बच्चा क्या करेगा, सीयूटी के लिए तैयारी वगैरह करेगा और लग जाएगा। साइंस वाला भी बच्चा क्या करेगा, सीयूटी के लिए तैयारी वगैरह करेगा, लग जाएगा। आर्ट्स वाले बच्चे भी सीयूटी की तैयारी वगैरह करेंगे, बट तैयारी का फ्लो जो होगा ना वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पूरे के पूरे जो है वो 11th 12th में पढ़ाई करी है। यानी वही, जैसे कि दिन में हम 3 घंटे 2 घंटे, ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, हम एंड के 1 महीने ही जो है वो हमने 11th भी निकाली है, 12th भी निकाली है, साथ ही निकाली है, और आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि हमने कितनी पढ़ाई करी है। अगर मैं कंपेयर करूँ साइंस वाले बच्चे से, तो देखो आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि साइंस वाले बच्चों के कंपैरिजन में बहुत कम हमने टाइम दिया, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है।
साइंस वाले बच्चों को ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका किल्ला बोल्ड हो जाएगा, वो पहले ही निकल जाएगा, फेल हो जाएगा वो। आर्ट्स वाले बच्चों को पता है, जब मैं 2 घंटे एक डेली एग्जाम से 1 महीने पहले भी अगर मैं बुक खोल के उसके अंदर से धूल वगैरह साफ करके पढ़ना शुरू करूँ, तब भी उसके 65 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे बहुत प्यार से, ये उसको पता है। ठीक है, तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा। बट अब जो है वो दिक्कत आएगी आपको। दिक्कत क्या आएगी, जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, वैसे आप क्या करोगे, 3 महीने मौज में उड़ाओगे। ठीक है, सीयूटी के लिए तैयारी करोगे तो करोगे, और सीयूटी के लिए तैयारी भी आप करोगे तो उसके अंदर मैथ्स तो शायद ही आपने ली होगी। ठीक है, मैथ्स वगैरह तो है आपने पूरी की पूरी तरह जो है वो सीयूटी के पेपर में इग्नोर करी होगी। अगर मैथ्स ली है तो थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करोगे। बट याद रखना, अगर आपका एम जो भी मैंने बोला है कि चाहे यूपीएससी हो वगैरह, कोई भी पेपर का आपका एम है, तो याद रखना आपको मैथ्स करनी पड़ेगी। और ये रियलाइजेशन आपको अभी नहीं होगा। ये जितनी भी जॉब वगैरह है रेलवे की, या जो भी बैंक की जॉब है या यूपीएससी वगैरह, ये इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, पता है झटका आपको कब लगेगा, झटका तब लगेगा जब आप 3 साल की, अभी ये भी ये निपटा लोगे अपनी, ये पूरी मौज में निपटाओगे या अपनी छुट्टियां वगैरह, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल भी आप अपने मौज में निपटाओगे। उसके बाद जब आप सोचोगे ना कि यार अब तो चलो मेरे को जॉब वगैरह लेनी है, मैं तो बैंक की तैयारी करूंगा, मैं इसकी तैयारी करूंगा, मैं इसकी तैयारी करूंगा, फिर लगेगा धक्का। क्योंकि जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे, जब आप एलसीएम निकालने बैठोगे, जब आप स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे, जब आप स्क्वायर निकालने बैठोगे, क्यूब निकालने बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है, आपको काउंटिंग से शुरू करना पड़ रहा है। आपको ये नहीं पता कि 1:1 जो होता है वो 50-50% होता है। ये अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये तो अभी तो पता है हमें, बट बहुत सारे बच्चों को शायद ये भी नहीं पता हो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ बस आपको, कि बच्चे अगर आपका किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब का एम है, मैथ सुधार लो। मेन क्वेश्चन यही आता है कि सर फिर कहाँ से सुधारें हम मैथ्स। यूट्यूब पे जो भी आपका एम है, देखो अब तो 12th आ गई है, अगर अभी भी आपको अपना एम नहीं पता ना कि आपको क्या करना लाइफ में, और एम होने चाहिए दो। एक होना चाहिए अल्टीमेट एम, बहुत सारे लोगों का सिविल सर्विसेज हो सकता है, और एक ऐसा एम होना चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ ये बैकअप ऑप्शन हो सकता है। दोनों के हिसाब से देखना, जैसे कोई कहता है कि सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ और मेरा बैकअप ऑप्शन है कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो दोनों के सिलेबस में देखना कि मैथ्स वगैरह का क्या लेवल है, और उस हिसाब से मैथ्स के टॉपिक वगैरह जो है वो डाउनलोड करो, और उसकी जो है वीडियो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करो। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं एसएससी का एग्ज़ाम दूंगा, है ना, तो आप लिखो जैसे मान लो रेशो एंड प्रपोर्शन फॉर एसएससी एग्ज़ाम, ऐसे लिख के जो है वो करना शुरू कर दो। और हाथ जोड़ के विनती है दोस्त, ये गलती मत करना। आर्ट्स वाले बच्चे की जीके बहुत बढ़िया होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर जेनुइनली आपने आर्ट्स को अच्छे से कवर करा है ना, तो साइंस वाले बच्चे से आप स्टार्टिंग से ही बहुत आगे हो गवर्नमेंट जॉब के केसेस में अगर देखा जाए तो। क्योंकि साइंस वाला बच्चा सबसे ज़्यादा फंसता है जीके में, सबसे ज़्यादा फंसता है वो हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा फंसता है वो पोल साइंस में। उससे पूछा जाता है कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना शुरू हुआ, वो तो ये लिख कर आएगा कि जी आज़ादी के बाद ही बना होगा, पहले तो हम गुलाम थे। बट आपको ये बात पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये बात उसके लिए हजम करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसको वो मतलब ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, बट आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, आपके और उसके लेवल में अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खासकर अगर हम बात करें थोड़ा सा आप एज लेकर ही चल रहे हो। ठीक है, उसकी जो 11th 12th की जो उसने मैथ पढ़ी है उसका कोई एज सच फ़ायदा नहीं होगा उसे, क्योंकि मैथ जो है वो यूपीएससी तक के लेवल में 10th तक की आती है। बट आपको 10th तक की आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने कर रखी है 10th तक उसको जो है वो वापस उसी लेवल पर लेकर आना है। तो आपके लिए चीज़ें ईजी है, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पोल साइंस एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बट आपको जो है वो पहले ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो 11th 12th में पढ़ा है वही आपका पूरा का पूरा जो है यूपीएससी या बाकी एग्जाम का जो है हिस्ट्री पोल साइंस का सिलेबस है, नहीं। बट वो जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा है वो आपका बेस है। एटलीस्ट आपको 50% जो है वो आप ये मान के चलो, अगर आपने 11th 12th जो है वो हिस्ट्री और पोल साइंस अच्छे से कवर करी है ना, तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीके का जो पोर्शन है वो 50% जो है वो क्लियर है। अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी या उनके उसमें, मैं ये भी सोच के चल रहा हूँ कि आपने 9th और 10th के अंदर भी, वैसे वैसे ये बात आपको पता है कि एनसीईआरटी के अंदर से सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई मैथ का जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, चाहे बेशक, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जीरो से शुरू करोगे तो मुंह के बल गिरने वाली बात होगी। अभी जीरो से शुरू करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपके पास अभी 3 साल है ग्रेजुएशन के। ठीक है, उसमें आप अपनी मैथ जो है वो बहुत तगड़ी कर लोगे, समझ रहे हो। बट एक साइंस वाला बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा कि जी चलो मैं जीके कर लेता हूँ, चलो मैं पोल साइंस कर लेता हूँ, चलो मैं हिस्ट्री कर लेता हूँ। अभी वो कभी ये बात नहीं सोचेगा। अभी जो भी बच्चे 12th में होंगे जिन्होंने साइंस ले रखी है, उनसे कभी भी पूछना कि तू पोल साइंस पढ़ेगा कभी, या तू कभी हिस्ट्री पढ़ेगा कभी, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ूंगा। चाहे उसका एम यूपीएससी हो फिर भी नहीं पढ़ेगा वो, उससे पूछना।
ठीक है, उससे पूछना कि तूने कभी पोल साइंस की बुक, हिस्ट्री की बुक उठाई है, वो मना कर देगा। ठीक है, बट ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि आपका मैथ्स का लेवल जो है वो बहुत ही डाउन है, तो आपको मैथ्स का लेवल अच्छा करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे करना है। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है आपका, मतलब जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप एम लेकर चल रहे हो कि मैं यूपीएससी के लिए लेकर चल रहा हूँ, एसएससी के लिए लेकर चल रहा हूँ, जिसके लिए भी चल रहा हूँ, आगे बस लिखना है कि फॉर दिस एग्ज़ाम, यानी सबसे पहले तो टॉपिक जो है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अब इसका पूरा रोड मैप बनाना शुरू करो आप। कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है। आपको अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। मैंने कहा जी सिलेबस बताओ। मैंने कहा जी कितने पेपर होते हैं वो बताओ। मैंने कहा टाइमिंग कितनी होती है, एक पेपर की कितनी टाइमिंग होती है, कितने क्वेश्चन होते हैं, नहीं पता। तो यार ये एम नहीं है, ये ड्रीम है, और वो ड्रीम ही है बस। समझ रहे हो? एम का मतलब होता है कि एक्चुअल में आपको पता हो कि किस रास्ते पे चलना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लक्ष्य तो उसी को कहते हैं ना जो सामने दिख रहा हो, और दिखने के लिए रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। तो एटलीस्ट अपना रास्ता क्लियर रखो। आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा एम है, कितना छोटा एम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एम क्या है उससे फ़र्क पड़ता है, और एम का रास्ता क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए आपको उस रास्ते की। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहले तो अपना एम, ट्वेल्थ में हो अभी आप, कुछ बच्चे ये सोच रहे हो, कुछ बच्चे ना ये जो वीडियो देख रहे हैं वो ये भी होंगे जो बहुत एवरेज होंगे या बिलो एवरेज भी होंगे। दोस्त आप बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज़ दी की। ये आज याद रखें ना, पूरी लाइफ आपको ये काम करेगा। कंसिस्टेंसी इज़ दी की। कोई बंदा है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बट अगर वो 2 साल तक मैथ नहीं करता ना, उसका लेवल बहुत जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर डेली आप थोड़ा 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 भी मैथ करते हो ना, ठीक है, वो बहुत आपके लिए काम आएगा। यस और नो। और अगर आपको मैथ्स करने के लिए प्लस माइनस भी करना पड़े, जीरो से शुरू करना पड़े, शर्म मत खाना, जीरो से ही शुरू कर देना, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जीरो से शुरू करोगे ना तो वहाँ बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ गई हो, बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आ गई हो। वैसे मैं बोलता नहीं वीडियो शेयर करने के लिए, बट अगर आपका कोई भी आर्ट्स का दोस्त है तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, पता नहीं कितने साल हो गए मैंने ये बात नहीं बोली वीडियो शेयर करने की, बट मैं इस वाली वीडियो को ज़रूर बोलूँगा। और खासकर उसे करना जिसके पास आर्ट्स है। ठीक है, तो उसको हेल्प मिले। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी डोंट वरी, आपकी जो भी वीडियो आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो आएगी। ठीक है, और एक और बात बोल रहा हूँ, जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाए तो क्लास 11th और 12th में जो भी आपने हिस्ट्री और पोल साइंस पढ़ी है ना, एक बार है ना उसको अच्छे से दोबारा देखना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपकी जो पावर है ना इस टाइम, वो यही है कि आपकी हिस्ट्री और पोल साइंस है। इस पावर को स्ट्रॉन्ग अगर नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर 12th खत्म होने के बाद आप अगर ये नहीं बता पा रहे कि जी हमने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ और बना कब, तब आपका और वो साइंस वाला बच्चा फिर भी कर लेगा। उसको है ना, जो आपने 2 साल में हिस्ट्री और पोल साइंस करी है ना, अगर वो जीरो से पढ़ना शुरू करे ना, उसे 6 महीने नहीं लगेंगे। ठीक है, बट 6 महीने आपके लिए बहुत होते हैं। बट मेन चीज़ तो यही है ना कि जो 2 साल आपने पढ़ा है उसे याद भी रखना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो 11th 12th की बुक उठाकर एक बार दोबारा देखना ज़रूर, खासकर। और मैथ्स वगैरह तो देखनी देखनी, आई होप, मतलब मेरे सिंपल कहने का मतलब है भाई, ये अपने है ना एग्ज़ाम, ये टाइम जो है ना एग्ज़ाम के बाद वेस्ट मत करना। समझ रहे हो, यूज़ करना है इसका। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।